हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश ग्रुप, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। ये हम इसलिए यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें ये कहा गया कि सर ये चैप्टर जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हमें पता ही नहीं चलता कि नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर होता क्या है। तो आज हम आपको बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो हम आकर के अभी आपको शुरू करने जा रहे नॉन फाइनाइट वर्ब एकदम बेसिक से कि कहां से ये शुरू होता है, आखिर ये डिवाइड कहां से होता है, शुरुआत इसकी कहां से होती है। क्लियर? यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। लेट्स बिगिन नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब होता आखिर क्या है। सबसे पहले कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट यहाँ पे है कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो हम देखें कि जब हम लिखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब, तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि ये जरूर वर्ब का ही कोई रूप रहा होगा। क्लियर? तो हम देखें कि जो वर्ब हमारा होता है, वर्ब जिसे हम यहाँ पे मेन वर्ब लेके चलेंगे, ठीक है, वर्ब बोले या मेन वर्ब लेके चले, ठीक है। तो जो मेन वर्ब के काइंड्स हम लोग जब पढ़ते तो इसके काइंड्स हर तरीके से, दो तीन तरीके से पढ़ा जाता है और हर जगह इसका तरीका, हर जगह जो इसके काइंड्स होते हैं अलग अलग होते हैं। तो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ब को दो तरीके में बांटा, दो तरह से बांटा जा सकता है, जिसे एक को फाइनाइट वर्ब कहते हैं और एक को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी शुरू हुआ होगा, शायद जिन्हें नहीं पता होगा उनका प्रॉब्लम शुरू होगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमने पढ़ा है, या थोड़ा बहुत, या जो भी पढ़ा हो, नॉन फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब कहां से आ गया। एक और नई मुसीबत आपके सामने आ गई। ऐसा लग रहा होगा कि यार फाइनाइट वर्ब तो हमने, नॉन फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा है, ये फाइनाइट वर्ब कहां से आ गया। तो चलिए हम आपको दोनों को क्लियर करेंगे यहाँ पे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तब हम आपको शुरू करेंगे कि आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली में है क्या। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। किसी सेंटेंस में आपको पता है कि सबसे पहले या सबसे मेन आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। क्लियर? कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट मेन वर्ब भी लिखते हैं। ये दो पोजीशन, दो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं कि एक सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, दूसरा मेन वर्ब आता है, और एक बनता है कि सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा। क्लियर? अब फाइनाइट वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, जो मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपना रूप बदलते रहता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर हुआ? फाइनाइट वर्ब हम उसे कहेंगे जो सब्जेक्ट के नंबर, अब यहाँ पे देखना है कि जो भी सब्जेक्ट होंगे वो किसी ना किसी नंबर से होते हैं, या तो सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा, और जो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अपने आप को बदल लेता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स दे देंगे, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब हम भी अंडरलाइन करें। नेक्स्ट देखिए, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कि यहां पे हमने प्लेज लिखा, दूसरे सेंटेंस में हमने प्ले लिखा। क्लियर? अब देखिए कि क्यों हुआ प्ले और क्यों हुआ प्लेज। अब देखिए हम बताए फाइनाइट वर्ब वो होता है कि जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलते रहता है, वो आपका फाइनाइट वर्ब होता है। तो देखिए ये रूप बदला, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आया, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वर्ब भी प्लूरल हुआ। अब किन्हीं को अगर ये कंफ्यूजन है कि प्ले और प्लेज में सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है, तो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे, जो यहाँ पे हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि जो वर्ब, जब वर्ब अपने मेन रूप में होता है तो वो प्लूरल होता है, और जब इस वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। जस्ट नॉन के अपोजिट, नॉन में जब एस या ईएस लगाते तो प्लूरल बन जाता है,
और जब वर्ब में हम यही काम करते एस या ईएस लगाते तो सिंगुलर बन जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे कि फाइनाइट वर्ब जो हम आपको बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो अपने फॉर्म को चेंज करता है वो हमारा फिनाइट वर्ब होता है। क्लियर? ये फाइनाइट वर्ब आपको अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अब आते हैं हम जो मेरा मेन टॉपिक आज है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो तो मैं और कुछ करूं, जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लिए जाए। शी रन्स अ स्कूल, वह स्कूल चलाती है। अब यही सेम बात हमको बोलना है, दे रन अ स्कूल, वही लोग स्कूल चलाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी फॉर्म को देखें हम, रन जो है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। अब कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब बस ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो अपना रूप प्लुरल में बदल लेगा, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन जो टॉपिक मेरा आज का है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब हम उसे बोलते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का अपने पे कोई इफेक्ट नहीं होने देता, कोई असर होने नहीं देता है, वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने बेस फॉर्म में रहेगा, जो भी उसका फॉर्म है उस फॉर्म में रहेगा। सब्जेक्ट प्लुरल है तो भी अपने वो उसी फॉर्म में रहेगा, उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने की जरूरत नहीं होती है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देख ले कि ये अपना सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग रूप बदलेगा, और ये अपना सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलता है। वो जो कहते हैं जो भी उसका रूप होता है उसी रूप में वो सिंगुलर के साथ वही आता है और प्लुरल के साथ भी वही आता है। क्लियर? तो अब देखिए थोड़े इसके एग्जांपल्स कुछ देख ले हम यहाँ पे, फिर हम डिटेल में आपको लेके चलेंगे इसके नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो देखिए, आई विल सिंग अ सॉन्ग, she can sing a song, they can sing a song। अब देखिए इस सिंग को, ये भी आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी है। अब देखिए क्या ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि शी आया तो सिंग्स हो गया, दे आया तो सिंग हो गया। ये अपने बेस फॉर्म में जो भी इसका फॉर्म है उसी फॉर्म में रहता है, तब इसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इस पे कोई असर नहीं होता है, सब्जेक्ट जो भी रूप में रहे ये अपने अपने फॉर्म में रहता है, इसे इसके अकॉर्डिंग चेंज होना नहीं पड़ता है। यही आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब आती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश में होते कितने हैं, तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, जो कि इसके इस जो वीडियो में बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको इसके सिर्फ डिफिनेशन देने जा रहा हूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब आखिर इंग्लिश में होते कौन कौन है, फिर मैं डिटेल में उनको लेकर के हर वीडियो में आपको चलूंगा। तो देखा जाए अब कि नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे कौन कौन से होंगे। क्लियर? ये फ्रेंड्स देखते हैं हम कि नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते कौन कौन है। तो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं हमारे इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब ज्यादा सरप्राइज ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये होते आखिर कौन कौन है। इन्फिनिटिव आप जानते होंगे कि हम लिखते हैं 2 प्लस वर्ब 1, जो मेन वर्ब होता है वहां पे उसे मैं यहाँ पे V1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2 प्लस वर्ब 1 को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब देखिए इसे और डिटेल में कर दूं कि इन्फिनिटिव को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक यूज करते हैं इन्फिनिटिव विथ 2, दूसरा यूज करते हैं हम लोग इन्फिनिटिव विदाउट 2।
क्लियर। तो दो तरीके से इसका यूज होता है। जब हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं, जब भी आप मॉडल्स पढ़ते हैं तो वहां पे इंफिनिटिव विदाउट टू का यूज किया जाता है। लेकिन कुछ एक इंफिनिटिव होते, सॉरी एक मॉडल्स वर्ब होते हैं जिनमें हम फुल इंफिनिटिव का यूज करते हैं। इंफिनिटिव विद टू को फुल इंफिनिटिव भी बोलते हैं या इंफिनिटिव विद टू बोलते हैं। सेकेंड आता है इंफिनिटिव विदाउट टू, जहां पे हम टू उसमें से हटा देते हैं। तो अब बात आती है कितने की ये जानने की इच्छा हो रही कि इस टू को हम कहते आखिर क्या है। ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है कि टू को यहाँ पे हम कहते क्या है। तो आपको हम ये भी आज बताने जा रहे हैं कि जो टू प्लस वर्ब वन लेते हैं, इस टू को हम कहते क्या है। क्लियर। अब देखिए कि जब हम टू प्लस वर्ब वन लेते हैं तो क्या ये टू प्रीपोजिशन होता है। अगर आप जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है कि जितने सारे प्रीपोजिशन होते हैं, मैक्सिमम प्रीपोजिशन के बाद हमारा V4 फॉर्म आता है, जेरेंड फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पे तो हम टू प्लस V1 लिखे हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो ये दिमाग में नहीं लगाइएगा कि यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है। क्लियर। टू यहाँ पे एक इसे बोला जाता है इंफिनिटिव पार्टिकल। क्लियर। ये इंफिनिटिव का ही अंश होता है, इसे कोई अलग से आप प्रीपोजिशन ना समझ लीजिएगा। क्लियर। तो इसे इंफिनिटिव पार्टिकल बोलते हैं, जो समटाइम्स साथ में आता है और समटाइम्स अलग अलग आता है। तो ये हो गई इंफिनिटिव की इंट्रोडक्शन। कभी हम यूज करके अगर देख ले, जैसे हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड, सॉरी थोड़ा सा मैं एक अच्छा सा सेंटेंस लिख दे, आई वॉन्ट टू लर्न how to speak English. I want to learn how to speak English. मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं। क्लियर। अब देखिए ये टू को, टू लर्न को देखें, ये टू स्पीक को देखें, तो इसे हम इंफिनिटिव कहेंगे, इसे हम इंफिनिटिव कहेंगे। क्लियर हो जाएगा इंफिनिटिव। अब कि इंफिनिटिव दो तरीके से यूज होता है, टू और एक विदाउट टू। अब देखिए एक विदाउट टू वाले का एग्जांपल देख ले। जैसे बोलते हैं आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा वर्ब है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब पूछते कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव होता है, इसे हम बोलते हैं इंफिनिटिव। ठीक है, इसे इंफिनिटिव बोलते हैं। बोलते हैं कि इंफिनिटिव में भी कौन सा इंफिनिटिव है। तो इंफिनिटिव आपको हम बताया दो तरीके का होता है, एक विद टू होता है, एक विदाउट टू होता है। अब इसके देखिए मैं आपको शॉर्ट नेम लिख देता हूं कि विद टू अगर आपको बोलना है तो आप इसे फुल इंफिनिटिव बोल दीजिए। फुल इंफिनिटिव बोलेंगे तो उसका मतलब हो गया विद टू। और जब हम बोलेंगे बेयर इंफिनिटिव, जब आप बेयर इंफिनिटिव बोलिएगा तो उसका मतलब हो गया विदाउट टू। तो ये हमारा यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव यूज किया गया है। तो याद रखेंगे कि इंफिनिटिव दो तरीके से यूज होता है, एक फुल एक बेयर। अब यहाँ पे ये फुल इंफिनिटिव है जिसे नॉन फाइनाइट कहेंगे, यानी नॉन फाइनाइट को ही हम इंफिनिटिव कहते हैं। सॉरी, नॉन फाइनाइट का ही एक पार्ट होता है इंफिनिटिव, जो कि दो तरीके से यूज होता है, एक टू के साथ एक टू के बिना। टू के साथ जो यूज होता है उसे फुल इंफिनिटिव कहते हैं, और जो टू के बिना यूज होता है उसे बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। मॉडल्स वर्ब, जो मैक्सिमम मॉडल्स वर्ब है, उसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और ऐसे जो सेंटेंसेज हम बनाते हैं नॉर्मली, जब एक वर्ब के बाद दूसरे वर्ब आता है तो जनरली उसे इंफिनिटिव के सहारे हम जोड़ते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू गो, आई थिंक टू डू दिस। इस तरह के सेंटेंसेज जो बनते हैं वो इंफिनिटिव विद टू से बनते हैं, और जो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब से बनते हैं वो आपके विदाउट टू, जिसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। क्लियर। तो आइए अब देखते हैं हमारे सेकंड की ओर। फर्स्ट हमने आपको करा दिया इंफिनिटिव का इंट्रोडक्शन। क्लियर। अब आते हैं कि जेरेंड के इंट्रोडक्शन में क्या चलेगा। तो जेरेंड देखिए, ज्यादा कंफ्यूज यहां भी नहीं होना है। जेरेंड आप पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको लिख दूं, जो V4 फॉर्म लिखते हैं वो आपका जेरेंड होता है। अब देखिए जरा कि जेरेंड के आखिर क्या क्या होता है। अब देखिए जेरेंड दो तरीके के होते हैं। हम V4 लिखते हैं, इसमें दो तरह का गुण मौजूद होता है। एक इसके अंदर नॉन का गुण मौजूद होता है, और दूसरा वर्ब का गुण मौजूद होता है, वो हमारा जेरेंड होता है। जैसे हम लिखते हैं आई एम
गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। अब इसे V4 बोलते हैं बट एक्चुअली ये है क्या, जेरंड है। क्लियर, जेरंड यहाँ पे देख रहे थे। शी लव्स पेंटिंग, उसे पेंटिंग पसंद है, तो ये हमारा जेरंड होता है। क्लियर, जेरंड में दो गुण होते हैं, एक नॉन और दूसरा वर्ब। वर्ब का हमने गुण देख लिया, यहाँ पे एक तरीके से एक्शन बता रहा है, ये वर्ब हो गया। सेकंड आते हैं नॉन, टीचिंग इज माई हॉबी, पढ़ाना मेरा शौक है। अब यहाँ पे जो टीच है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आप जब सबसे बेसिक पढ़े होंगे तो वहां पे हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके नॉन या नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, या तो नॉन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या नॉन के इक्विवेलेंट जो भी होते हैं वो होंगे, नॉन के समतुल्य, नॉन के बराबर जो भी काम करते हैं। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि नॉन के जैसा यूज किया गया है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जेरंड, V4 को हम लोग जेरंड बोलते हैं, जिसमें एक नॉन और एक वर्ब का गुण मौजूद होता है। अब आते हैं फाइनल, चलते हैं हम पार्टिसिपल की ओर, जो आपका थर्ड वन है पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मे भी कंफ्यूज होइएगा, बट व्हेन आई डिस्क्राइब, जब हम इसके कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहां पे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इसके कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाए, जब मैं पढ़ाऊं तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट लगे। तो देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल आपका V4 होता है और V3 होता है, इसे हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आपका दिमाग कंफ्यूज यहाँ पे कर रहा होगा कि V4 यहाँ भी है और V4 यहाँ भी है। अब ये क्या पंगा हो गया कि V4 हमारा जेरंड भी कहते हैं और V4 पार्टिसिपल भी होता है। अब इसमें अब हम आपको जो समझाने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए कि देखिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, बस ये मेन चीज आपको हमने जो बताया यहाँ पे, जो इसका गुण होता है, बस आप सिर्फ गुण याद रखेंगे, आपको पार्टिसिपल और जेरंड में डिफरेंशिएट करना इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो देखिए हमने आपको पहले जेरंड थोड़ा सा और रिवाइंड करा दूं मैं। जेरंड जो होता है नॉन और वर्ब के साथ आता है, इट मींस इसके अंदर नॉन का गुण रहता है और वर्ब का गुण रहता है। अब चलते हैं पार्टिसिपल की ओर। पार्टिसिपल क्या बोलता है, वर्ब तो ये होता ही है, लेकिन इसमें जो मेन एक अलग गुण होता है वो होता है एडजेक्टिव। क्लियर, अब देखिए कि इधर नॉन का गुण था और उधर जब V4 या V3 हम यूज करेंगे तो वर्ब तो ये बनता ही है, क्योंकि ये V4 और V3 फॉर्म है तो वर्ब तो होगा ही, लेकिन मेन जो इसका एक अलग जो जब पार्टिसिपल बनता है तो होता है क्या, एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। और यही आपको समझना है कि जब V4 नॉन कब हो जाएगा और V4 एडजेक्टिव कब हो जाएगा। अब एडजेक्टिव आते हैं तो थोड़ी सी जो बेसिक डिफिनेशन होती है वो देख लीजिए कि जब एडजेक्टिव आता है तो किसी नॉन या नॉन इक्विवेलेंट की क्या करता है, विशेषता बतलाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब V4 और V3 का यूज हम करेंगे तो किसी न किसी नॉन की विशेषता बतला रहा हो। जैसे देखिए आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल देते जो आप बहुत पहले से सुनते आए हैं। द बर्निंग ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है द बर्निंग ट्रेन। अब इसमें आप देखिए कि बर्निंग है क्या, V4 है, बर्निंग हमारा V4 है, बर्न का V4 बर्निंग। ट्रेन क्या है, नॉन है। अब देखिए क्या कर रहा है, नॉन को क्वालिफाई कर रहा है, नॉन की विशेषता बतला रहा है। कैसी ट्रेन, जलती हुई ट्रेन। एडजेक्टिव यही तो करता है, सॉरी हाउ। एडजेक्टिव जनरली ये बताता है कैसा है, ठीक है। जब कैसा है, अभी इसका आंसर हमें मिल रहा है बर्निंग ट्रेन। आप पूछ लीजिए कैसा ट्रेन है, जलता हुआ ट्रेन है। तो देखिए यहाँ पे V4 ही आया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस ट्रेन की विशेषता बतला रहा है। क्लियर, अब देखिए दो चार हम एग्जांपल्स आपको और दे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जेरंड और पार्टिसिपल में आखिर अंतर है क्या। अब देखिए हमने V4 भी लिखा था और V3 भी लिखा था, जो कि दोनों एडजेक्टिव होता है, यानी इसमें दो गुण होते हैं, एडजेक्टिव के और वर्ब के गुण होते हैं। क्लियर, तो देखिए आप जरा, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर।
अब ब्रोकन है क्या, V3 है ब्रेक का, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वहां पे जब हम लोग वर्ब फॉर्म याद करते हैं तो वहां पे इसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, इसका नाम दिया जाता है V3 को। अब देखे लिखे हमने ब्रोकन चेयर। अब ये चेयर की क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, टूटी हुई चेयर, इट मींस द चेयर दैट हैज बीन ब्रोकन, जो टूट गई है। तो इस चेयर को क्या कर रहा है, ब्रोकन क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल की एक सच्चाई है कि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था तो एक मेरी फ्रेंड थे जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, क्लियर। तो वहां पे जब हम गए उनके साथ में कुछ ऐसी विजिट करने था, अपने फ्रेंड के साथ गए, तो जो वहां पे डायरेक्टर थे वो भी इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे बारे में बताया कि ये भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो वो क्या सोचे कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई इंग्लिश पढ़ाता है या झूठ मूठ का ऐसे ही कर रहा है, क्लियर। तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा था ऋषि स्पोकन सेंटर। उन्होंने बोला, हमसे पूछा एक क्वेश्चन कि सर ये स्पोकन है क्या, ये स्पोकन है क्या। अब बताइए यहाँ पे स्पोकन क्या, जब हम लोग लिखते हैं स्पोकन इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, कैसी इंग्लिश, बोलने वाली इंग्लिश। इंग्लिश जो बोलने के लिए हो, जो बोली जाती हो, उसे हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। रिटन भी बोलते हैं, रिटन इंग्लिश, क्लियर। तो अब यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, जो V4 और V3 जो एक एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब क्लियर हो गया कि जो भी V3 और V4 आएगा, अगर हम उसका यूजेज देखेंगे, मेन आपको यूजेज समझना है कि यूजेज हुआ कैसे है। अब जैसे यहाँ पे हमने V4 को बताया कि वह नॉन होता है, तो नॉन या तो सब्जेक्ट होगा या किसी प्रीपोजिशन के पहले आएगा, वो आपका जेरंड होता है। लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है कि वो एडजेक्टिव होता है। जेरंड नॉन होता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। सिंपल से आपको, जब नॉन होगा तो नॉन की तरह यूज होगा, और जब एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के जैसा यूज होगा। जैसे नॉन को क्वालिफाई करता है हर जगह, वैसे ये यहाँ पे भी करेगा, क्लियर। तो अब आई डोंट थिंक कि किसी में दिक्कत होनी चाहिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सबके डिटेल, सबसे पहले मैं आपको आई थिंक कि 2 से 3 वीडियो या मे भी ज्यादा भी बन सकते हैं, इन्फिनिटिव के बना दूंगा मैं आपको कंप्लीट रूल्स, जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक के रहेंगे, बेसिक टू कॉम्पिटिटिव लेवल। जब आप ये जितने वीडियो मैं प्रत्येक सीरीज का बनाऊंगा, जैसे इन्फिनिटिव हो गए, जेरंड हो गए और पार्टिसिपल हो गए, उसके बाद आई डोंट थिंक कि वीडियो देखने के बाद आप ये बोलोगे कि हमें इन्फिनिटिव नहीं समझ में आती है, जेरंड नहीं समझ में आती है, पार्टिसिपल नहीं समझ में आती है। तो आज मेरे इंट्रोडक्शन से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों का डिफिनेशन होता क्या है, आखिर इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन से, क्लियर। जब भी मैं आपको इसकी वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिले, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं और भी बेहतरीन वीडियो आपको कह सकते हैं आप कि जितने सारे इंपॉर्टेंट रूल हो गए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से, मैं सारे उस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल नॉन फाइनाइट के बारे में क्लियर हो जाएगा। Thank you for watching English Guru. Keep visiting, keep sharing, and don't forget to subscribe my channel English Guru.